यहाँ पे सीबीआई ईडी हाथ डालने की हिम्मत नहीं करे। सोचो क्या करे, उसकी क्या औकात है। देखो आराम से कर सकता है, लेकिन ये देखिए आपको सरकार की अगर मंशा सही है, नियत सही है, तो उनको आज देखिए उनके सामने जो एक समस्या थी चीफ जस्टिस से परमिशन लेने की, जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने लिए कवच घेर लिया था, आज फ्री हैंड है, आज भी उनको वो चीज नहीं है। दूसरी बात मिले जी, दूसरी बात ये देखिए, चलो न्यायपालिका में बैठे लोग उनका आदमी है, उनकी कोटरी है, उनका भाईचारे का रिश्ता है, वो नहीं चाहते हैं। तुम्हारी क्या मजबूरी है भाई, तुम्हारी क्या व्यवस्था है, तुम क्यों नहीं FIR कर रहे हो, तुम इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं करवा रहे हो? अच्छा अरुण बाबू ये बताइए, आप एक मिनट, हाँ, ये जो अभी उपाध्याय जी ने जो स्टेटमेंट दिया, इनके पिटिशन में भी ये पॉइंट था, इनके पहले इंटरव्यू में भी यही पॉइंट था, और इसी पॉइंट पे उपाध्याय जी को सपोर्ट करने वाला स्टेटमेंट कल सीनियर काउंसिल इंदिरा जय सिंह ने भी दिया। उन्होंने कहा कि अभी रिटायर्ड हो गया है ना, रिजाइन कर दिया, रिटायर्ड नहीं रिजाइन किया है, रिजाइन किया, उसकी सारी इम्यूनिटी खत्म हो गई अभी। एक उसके एडिशन सिब्बल जी नहीं बोल रहे कुछ? नहीं, सिब्बल जी तो जी ने एक मिनट, मनु सिंह भी नहीं, कोई विषय नहीं चल। दूसरा जो के वीरा स्वामी में जो प्रोटेक्शन था ना, कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ CJI के परमिशन के बगैर कोई FIR नहीं होगी, वो प्रोटेक्शन हट चुका है, उसका लॉ है। तो स्टैट्यूटरीली जो नया अमेंडमेंट आ गया है ना BNSS का, उसके ऊपर मैं केस लॉ वगैरह भी दे दूंगा कि उसमें बहुत क्लियर है, नया FIR का जो प्रोसीजर है वो नया चलेगा। क्योंकि क्या है, खाता सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था देखो SC/ST एक्ट में, तो उसमें थोड़ा सा उसको डाइल्यूट कर दिया था, तो इन्होंने नया अमेंडमेंट कर दिया। तो जब नया अमेंडमेंट आता है तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट वो स्टैट्यूटरीली ओवररूल हो जाता है। तो अब सेम अभी BNSS आ गया है, तो BNSS को ओवररूल करने वाला अभी जजमेंट आया नहीं है, या फिर नया ये लॉ ला नहीं सकता है सुप्रीम कोर्ट। इसके लिए बहुत लैंडमार्क कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन तो है ही, लेकिन लैंडमार्क जजमेंट है शारगंदर सिंह चौहान का, जस्टिस गांगुली, जस्टिस JS वाला, वो सारा कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह सब कोट करके लिखा है कि जो CRPC की प्रोविजन है रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR की, उसको बाईपास करने के लिए अगर कोई भी आरोपी को बचाने का प्रोविजन करेगा कि डायरेक्ट FIR नहीं होने देगा, तो वो संस्था, वो अधिकारी 10 लाख रुपए कॉस्ट लगाया है सुप्रीम कोर्ट ने, सब कोर्ट करके। और तीसरी चीज के वीरा स्वामी में भी और ये सुभाष अग्रवाल के केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने 50 बार क्लियर किया है, जजेस आर पब्लिक सर्वेंट, उनको कोई एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन नहीं है। नहीं, तो हम ये जानना चाहते हैं कि एक नॉर्मल SHO जो उनके पेरिफेरी में आ रहा है, उनके क्षेत्र में, वो चले जाए, अगर उनका दिमाग खराब हो जाए, मारो CT और ED, मैं वही बता, मैं FIR करूंगा, कर सकता है ना वो। अरे इसमें क्या हुआ था फिर, जस्टिस निर्मल यादव के केस में क्या हुआ, ब्राइब का पैसा लेके आदमी पहुंच गया। ये और बात है कि आपकी दिल्ली पुलिस करेगी। एक मिनट, नहीं सुनो, मैं उस पर आ रहा हूँ। ब्राइब का पैसा लेके कहाँ पहुंचा, जस्टिस निर्मलजीत कौर के घर पे। वो आपने बताया, हो गया। अब होने के बाद में उन्होंने इन्फॉर्म किया लोकल पुलिस को, लोकल पुलिस ने प्रोसिक्यूशन स्टार्ट किया, और बाद में फिर फॉर्मेलिटी कंप्लीट किया। तो ये फॉर्मेलिटी कंप्लीट करना ऑब्लिगेशन ऑफ जो प्रोसिक्यूशन ऑफ ऑफेंडर इज ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेट। अगर पुलिस ऑफिसर ऐसा नहीं करता है, टाइम पास करता है, तो उसके ऊपर कंटेम्प्ट होता है ललिता कुमारी के हिसाब से। उसके ऊपर IPC 218 में जो भी नए BNSS के सेक्शन है, 256 वगैरह जो भी BNS के, तो मैं ट्रेन तक जा रहा हूं। एक मिनट, तो ये कार्रवाई होती है। मैं आपको और एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। रमन लाल में बिना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के परमिशन के हाईकोर्ट जज पे FIR का ऑर्डर किया मजिस्ट्रेट ने, मजिस्ट्रेट की डेयरिंग, और कंप्लेंट था वकील। तो अगर उपाध्याय जी मजिस्ट्रेट कोर्ट में पहुंच जाते हैं, वो केस लॉ दिखाते हैं, या कोई भी वकील पहुंचता है, तो मजिस्ट्रेट को बाउंड है FIR का ऑर्डर करना। और उसको चैलेंज किया था हाईकोर्ट जज ने, वो जजमेंट रमनलाल वर्सेस स्टेट 2001 CRLJ 800, ये जजमेंट है। वो मजिस्ट्रेट का ऑर्डर हाईकोर्ट ने भी अपील किया, सुप्रीम कोर्ट में भी SLP डिसमिस हुई, तो लॉ ऑलरेडी सेटल्ड है। इसका मतलब ये हुआ कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर भी घेरे में है और इलाके का SHO भी घेरे में। यस, मतलब अगर मान लीजिए कि जुडिशरी आज बिल्कुल ये तय कर ले कि मुझे अपनी साख को बहाल करना है किसी भी सूरत में, और मैं इसका फेयर इंक्वायरी चाहिए, और मैं सबसे पूछूंगा जो भी रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, SHO जब तुमको जानकारी मिली FIR क्यों नहीं लिखा, दिल्ली पुलिस कमिश्नर आपने क्यों नहीं लिया, ED का
जो डायरेक्टर है उसको, सीबीआई के डायरेक्टर उसको, और सुप्रीम कोर्ट के वो जज, नंबर 1 जस्टिस दीपांकर दत्ता, आपके कोर्ट में पिटीशन आई एडवोकेट मैथ्यू ने दोबारा की, आपको जरूरत क्या थी, कोई कंप्लेंट है नहीं है, आप डायरेक्ट बोलते कि फॉरगेट हो मैथ्यू की क्या कंप्लेंट है और उनकी क्या पिटीशन है। आपका जिम्मेदारी था कि आप सवाल पूछते ईडी सीबीआई इनकम टैक्स से कि क्यों इस सीरियस मैटर में इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा है। जरूरी नहीं आपको अरेस्ट ही करना है यशवंत वर्मा को, अरेस्ट तो बाद में कर लेंगे, इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हो रहा है, आप आपकी जिम्मेदारी से क्यों भाग रहे हो, एक। दूसरा, जस्टिस नरसिम्हा और जस्टिस अपने आलोक आराधे जी, आप पूरे देश को जवाब दे हो, यू आर बाउंड टू आंसर कि जब एडवोकेट घनश्याम उपाध्याय साहब का पिटीशन आता है तो आप क्या करते हो, पिटीशन तो एक्सेप्ट करते नहीं, ऊपर से क्या बोलते हो कि चीप पब्लिसिटी। क्या चीप पब्लिसिटी, वो पर्सन उसका ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है, आपके आरके जैन के केस में और अनिरुद्ध बहल के केस में आर्टिकल 51A में और सबसेक्शन H में ये उनका ड्यूटी है। और तो इनके खिलाफ भी हो सकता है प्रोसिक्यूशन। एक मिनट, ये उन्होंने कहा चीफ पब्लिक, तो दे आर आंसरेबल, और उनके खिलाफ में हम राष्ट्रपति के पास में अभी केस फाइल करने वाले हैं इन जजेस के खिलाफ में कि they cannot reject the petition. रिजेक्ट छोड़ो, दे कैन नॉट डिस्करेज। तो इसमें जब आदमी कॉग्निजेबल ऑफेंस का पिटीशन लेकर आया तो आपका क्या जिम्मेदारी था, आप उसमें लिखते कि इनके जो आरोप है ये सही है या गलत है। गलत लिख ही नहीं सकते क्योंकि तुम्हारे ही कॉलेजियम की, तुम्हारे ही इन हाउस प्रोसीजर की कमिटी जो है उसका फाइंडिंग है, अब नया भी फाइंडिंग आ गया। तो इतने सीरियस कॉग्निजेबल ऑफेंस में आपने देखिए, आरके जैन की डेफिनेशन के हिसाब से एडवोकेट घनश्याम उपाध्याय इज विसल ब्लोअर, उनको प्रोटेक्ट करना है, उनको रिस्पेक्ट करना है आपने, उसको उनको इनकरेज करना है। 2 टाइमलाइन में देता हूं। एक टाइमलाइन जब घनश्याम उपाध्याय जी के पिटीशन को वो डिसमिस करते हैं, उसके 2-3 दिन के बाद ही पार्लियामेंट में रिपोर्ट आ जाती है। ये आपने जैन लॉयर एसोसिएशन के इस पे जाने अनाउंसमेंट, जैन लॉयर एसोसिएशन ने कहा कि हम रैली लाखों से रोड पे उतरेंगे। उसके बाद पार्लियामेंट में आ जाती है रिपोर्ट। इसका मतलब है कि जो घनश्याम उपाध्याय जी का पिटीशन था वो सही है, तो वैसा भी पहले भी सही था। हाँ। अब तो पार्लियामेंट के फ्लोर पे चला गया। लार्जेस्ट पंचायत जो है सुप्रीम कोर्ट की कमेटी है। अब मेरा मानना है कि जस्टिस आलोक आराधे ने जो कहा कि नहीं हम डिसमिस कर देंगे, हम नहीं सुनते हैं, चीफ पब्लिसिटी मतलब अब तो बोनाफाइड केस बनता है ना, जस्टिस आलोक आराधे और जस्टिस दूसरे कौन है, नरसिम्हा जी। इन दोनों को जवाब देना पड़ेगा देश को। यस, और देश को क्या, अभी ये जो जवाब देना है ना, अभी हम राष्ट्रपति के पास केस फाइल कर रहे हैं कि ये जो डिस्करेज किया गया, जिसमें देखिए अगर वो ये कहते कि मिस्टर उपाध्याय आपका पिटीशन आप हाई कोर्ट जाइए, अल्टरनेट रेमेडी अवेलेबल हो, तो एक बार समझ सकते थे। लेकिन जो वर्ड यूज किया चीप पब्लिसिटी, तो ये डिस्करेजिंग, डिफेम किया ना, एक लॉयर को आप डिफेम कर देंगे। और डिफेम के लिए देखिए, पर्सनल कमेंट करने के लिए जज को कोई प्रोटेक्शन अवेलेबल नहीं है। बीएस शंभू का 1983 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि जब जज पर्सनल रिमार्क करता है तो देन जज इज नॉट प्रोटेक्टेड, बिना सैंक्शन के जज के खिलाफ केस फाइल हो सकता है। एक दूसरा, हरीश मिश्रा का जजमेंट है कि भाई जज आपका प्रोसीडिंग के समय आप यस नो लिखना ठीक है, लेकिन आप उसमें पर्सनल कमेंट करोगे एडवोकेट के खिलाफ, पार्टी के खिलाफ, देन यू आर गिल्टी ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो ये सारी लीगल प्रोसीडिंग अभी ली जाएगी। ठीक है, हाँ ठीक है। अरुण जी, आपको मैं अनकंफर्टेबल नहीं करना चाहता क्योंकि आप एक सत्तारूढ़ पार्टी के गठबंधन में है, ये जेडीयू में है और जेडीयू का अलायंस है भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन इसके बियॉन्ड सवाल ये नहीं है, मैं अगर ये मोदी जी से भी सवाल पूछूंगा तो मोदी जी भी शायद यही कहेंगे जो घनश्याम जी कह रहे हैं, जो नीलेश जी कह रहे हैं, अमित शाह जी भी यही कहेंगे कि नहीं ये बहुत गड़बड़ हो रहा है, अब इस गड़बड़ को तो ठीक करना पड़ेगा। मैं ये कह रहा हूं कि पॉलिटिशियन इस पे जब कहीं कोई मरमरिंग नहीं है, सब चुप्पी साध रही है, ऐसा क्यों डरे हुए हैं? नहीं, देखिए मैंने कहा ना कि जब समाज का ड्राइविंग फोर्स मनी हो जाए, हाँ, पॉइंटेड ऑन दीजिए।
अच्छा मैं इनका सपोर्ट करता हूँ, एक मिनट में आगे इनको काम में आएगा। नहीं, बाद में वो जवाब देंगे तो आसान रहेगा। देखिए, कोई भी पॉलिटिकल लीडर, ये फैक्ट है, उनको इतने इफ्स और बट्स न कोर्ट्स के नहीं मालूम है। हाँ, ये भी हो सकता है। हाँ, तो नेचुरल है। और क्या करके नहीं, एक माहौल बना हुआ है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जज, अरे यार इसके खिलाफ कुछ मत, नॉर्मली नहीं बोलते, ऐसा बना दिया है। तो एक उसको रिस्पेक्ट भी रहता है संस्था का, और नॉर्मली बोलते कि हमको उसके जो टेक्निकलिटीज वगैरह नहीं मालूम, तो ज्यादा बोलना ठीक नहीं। तो इसके ऊपर जस्टिस कृष्णा अय्यर ने फुल बेंच था, तो हुआ क्या था कि इन्होंने न्यूज छापा था, किसने, इंडियन एक्सप्रेस ने, कि इंदिरा गांधी ने सुप्रीम कोर्ट को और चीफ जस्टिस को पैक कर दिया है, करके ऐसे डिसीजन आ रहे हैं, तो उनको कंटेम्प्ट का नोटिस गया। तो उसमें खुद जस्टिस कृष्णा अय्यर ने लिखा री मुलगांवकर में, ये जो हुआ है ना, न्यायपालिका से विश्वास कम हुआ है, ये ऐसे न्यूज की वजह से नहीं हो रहा है, ये विश्वास कम हो रहा है हमारी गलत हरकतों की वजह से। और उसके लिए उन्होंने कहा कि जजेस और वकील दोनों ने इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है कि हमने जो सिस्टम है हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, जो भी है, तो ये हमने इतना कॉम्प्लिकेटेड करके रखा है कि कॉमन मैन का जुडिशरी से विश्वास खत्म होता जा रहा है। तो ये खुद सुप्रीम कोर्ट ने एडमिट किया है। अब आपको मिल गया पॉइंट। बोलिए, अब तो बोलिए। ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल नीलेश जी की बात से हम सहमत हैं। देखिए, पहला अपना कंफर्ट जोन बनाया लेजिस्लेटिव, कंफर्ट जोन इसलिए बनाया कि जितने रिटायर्ड जजेस हैं, यदि प्रो गवर्नमेंट रहे, किसी एक गवर्नमेंट की बात नहीं है, ये हिस्टोरिकली वो हम भी जानते हैं कि इनको रिटायरमेंट के बाद क्या क्या मिला। मंत्री भी बन गए, चीफ मिनिस्टर भी बन गए, वो किसी आयोग के चेयरमैन बन गए, बिना LLB के डिग्री के चीफ जस्टिस भी बन गए। तो इस तरह का जो चला आ रहा है, कल वही मेरे साथ बैठेंगे। तो लेकिन ये स्थिति बनी है कि ये सारा सिस्टम जो ब्रेक किया है, ये अब क्लाइमेक्स पर, यदि इसको चेक नहीं किया गया तो ये जो हमारी विरासत है पूर्वजों की, जिसमें कई गुलामी के दास्तान जुड़े और उसमें हमारा टूटा, उससे भी ज्यादा खुद टूट रहा है, क्योंकि जो ड्राइविंग फोर्स था वही कंप्रोमाइज्ड हो। आखिरी कमेंट देखिए, मैं कहना चाहूंगा, इस समय एक ऐसा आ गया है, इस समय तुरंत पार्लियामेंट को, चाहे सरकार को, चाहे कानून बनावे, स्ट्रिक्ट कानून बनाए जजेज, हाई कोर्ट, सुप्रीम जजेज के प्रोसिक्यूशन को लेकर के, क्योंकि आज तक कानून नहीं बना है। देखिए, संविधान में उनको इम्पीचमेंट का प्रोसीडिंग है, प्रोविजन है, वो बड़ा डिफिकल्ट है। लेकिन अगर जज जो यशवंत वर्मा जैसा केस, अगर ऐसा केस कोई आता है, तो ऐसे में जज के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन के लिए कहीं कोई विधान नहीं है, नॉर्मल लॉ फॉलो कर सकता है। लेकिन के वीराज स्वामी का जो जजमेंट है वो रास्ते में भी आएगा लोगों को। नीलेश जी ने बोला, वो बात उनकी कुछ हद तक बातें सही हैं कि नया बिजनेस के हिसाब से नहीं होगा, लेकिन उसको जब तक उस पर कोई जजमेंट नहीं आता, क्लैरिफाई नहीं करता है, कोई एजेंसी करने वाली नहीं है, वो वीराज स्वामी का रास्ते में आएगा। सरकार को देखो, के वीराज स्वामी में गलती सुप्रीम कोर्ट ने कहा किया था कि भाई आप एक लॉ लेट डाउन कर देते कि भाई FIR तो होगा, इन्वेस्टिगेशन होगा, कि जब अरेस्ट करने की बात आएगी, देन देयर शुड बी परमिशन ऑफ द कोर्ट, नॉट ओनली चीफ जस्टिस। The investigate agency will collect the material. Let there be investigation, fair investigation. Let them collect the material against the judge, concerned judge, and then if they found that they need custodial interrogation, then they have to take permission of the court. Then they can go to the magistrate court and they can apply, and magistrate will decide whether it should be granted or otherwise. ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए था। तो इसके लिए एज ऑन डेट अगर सरकार चाहे, अगर संभालना चाहती है, देखो सरकार का काम है, ये जजेज आके नहीं करेंगे। सरकार को चाहिए तुरंत एक मतलब मीटिंग बुलावे, और इसमें सब सारी पार्टियां मिल करके, अपोजिशन का भी रोल उतना ही बता दूं आपको, मिल के एक सर्वसम्मत से कानून बनावे कि राइट टाइम में कानून बनाने का, भैया इस तरह के, वो यशवंत वर्मा से शुरू करे, बता दूं आपको, किसमें FIR होगा, इन्वेस्टिगेशन होगा, उसमें एक देखो प्रोटेक्शन भी जजेस को चाहिए। ऐसा नहीं है कि उनका काम इस तरह का है कि वो खतरे में कभी कभी रहते हैं। लेकिन अगर ये आप खतरे की वाली बात करोगे तो और भी पब्लिक सर्वेंट जो होते हैं, और जो पब्लिक सर्वेंट है बता दो, उनके लिए भी खतरा सेम है। आज कोई DM है, कलेक्टर है, कमिश्नर है,
इनकम टैक्स कमिश्नर है, आईपीएस ऑफिसर है, उसको भी खतरा, सेम खतरा है। और देखने को जाओ तो मोर प्रोन देन दिस जजेज। जज को तो पूरा कभी देखिए, एक जज को इस तरह केस में गलत फंसाना उतना आसानी जितना एक और कोई आईएएस आईपीएस ऑफिसर को ब्यूरो को बताना आसान है। तो उनके लिए समस्या हो सकती है। तो आप एक काम करिए, कम से कम जजेज के लिए प्रोटेक्शन भी देना चाहते हो तो लॉ ऐसा बनाइए, अगर इस तरह कुछ होता है, इन्वेस्टिगेशन होगा या फायर कॉमन मैन जैसा होगा, अरेस्ट करने के लिए एक एम्बार्गो रहेगा कि उसमें जब तक एक अथॉरिटी कोई कमेटी बनाओ, आप कमेटी देवे परमिशन, या लोकल मजिस्ट्रेट जो होता है, या कोई हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस मान लो अगर वहां के जज है तो ऐसा कुछ प्रोविजन आप बनाओ जहाँ पे प्रोटेक्शन मिले, लेकिन इन्वेस्टिगेशन आप कंप्लीट मत रोकिए। ठीक है, जैन जी वाले कुछ बोलेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे? आप थोड़ा इंतजार कर रहे हैं, बड़े सीनियर लॉयर सब बैठे हुए हैं। नहीं, जो अभी ऑलरेडी आपके जैन जी लॉयर्स के मन में क्या चल रहा है? अभी तो कह रहे हैं कि आएंगे लाखों से, अभी तो नोटिस दिया है, देखिए उसका जवाब वगैरह क्या आता है, उसके हिसाब से सब कोर कमेटी जो है उसको कोई डिसीजन दी। अच्छा, ठीक है। लेकिन मैं दरखास्त करूंगा अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से। मैं लगातार, आप देख रहे होंगे कि हमारे क्यूआई पे मैं कोशिश कर रहा हूं कि उनकी जो अच्छी बातें हैं उनको भी दुनिया के सामने दिखाएं। जो एजेंडाधारी पत्रकार हैं उसमें हम शामिल नहीं हैं, स्क्रीन हैक करने वालों में। बहुत बहुत शुक्रिया एडवोकेट नीलेश ओझा और अरुण कुमार जी और एडवोकेट घनश्याम उपाध्याय जी।